रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। जयपुर में आरएसएस के कार्यक्रम में चाकू से हमले का मामला। घायल कार्यकर्ताओं का एसएमएस अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है। बीती रात खीर वितरण कार्यक्रम में ये घटना हुई थी। एडिशनल पुलिस कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप मामले पर नजर रखे हुए हैं। नसीब चौधरी और उसके पुत्र ने चाकूबाजी की थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। अभी मंदिर में पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता तैनात है। बीती रात आपको बता दें, शिव मंदिर में आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर में फिलहाल इलाज जारी है। मौके पर पुलिस जाब्ता भी मौजूद है। अभी मंदिर में पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता लगाया गया है। आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर चाकूबाजी की घटना देर रात की है। राजधानी में जागरण का कार्यक्रम था, खीर वितरण किया जा रहा था, उसी दौरान ये चाकूबाजी की घटना हुई। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता ओम प्रकाश शर्मा। ओम प्रकाश, ये बड़ी घटना है और राजधानी के जो चैनो अमन है उस पर एक तरीके का कुठाराघात है। फिलहाल इस घटना के बारे में क्या कुछ कार्रवाई रही, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट? जी देखिए, मैं इस समय मौजूद हूँ जहाँ पे ये घटना हुई थी। राजधानी के कर्णी विहार थाना इलाके में जो रजनी विहार है, वहाँ पर ये शिव मंदिर है और यहाँ पर देर रात 12 बजे करीब ये घटना हुई है। तो यहाँ पड़ोस में रहने वाले थे नीतीश चौधरी, जो उसके परिवार के साथ में ये मंदिर परिसर में आए। उस समय यहाँ पर रामधुनी हनुमान चालीसा के पाठ चल रहे थे, क्योंकि शरद पूर्णिमा के महोत्सव पर यहाँ खीर वितरण का कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम के दौरान ये पाठ का आयोजन किया गया था। इस बीच में जो पड़ोस में रहने वाला है नीतीश चौधरी, वह अपने परिवार के साथ में आया और रामधुनी को बंद करने की बात को लेकर उनसे कहासुनी करने लगा। इस बीच में नीतीश चौधरी और वहां पर मौजूद आरएसएस की कुछ कार्यकर्ताओं के बीच में झगड़ा शुरू हो गया और धक्का मुक्की कर दी। इस दौरान नीतीश चौधरी ने अपने जेब से चाकू निकाल कर वहां पर मौजूद लोगों पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इससे 8 लोग घायल हो गए। उनको एसएमएस हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है और मौके पर इस समय मंदिर परिसर में भारी मात्रा में पुलिस जाब्ता तैनात है। हालांकि अब मामला शांत बना हुआ है, लेकिन लोगों को आरोप है कि वहां पर जो पड़ोस में रहता था नीतीश चौधरी, वह मंदिर के परिसर के आसपास की जमीन पर कब्जा कर रखा है। वहां पर अतिक्रमण करके आसपास के कॉलोनी के लोगों को भी परेशान कर रहा है। इस संबंध में पहले भी कॉलोनी के लोगों ने वहां के पड़ोस शिकायतें की थी पुलिस में, लेकिन ठीक है, आप इस समय ओम प्रकाश मौके पर मौजूद हैं। वो पूरा घटनाक्रम किस तरह से घटित हुआ उसको आप बताइए एक तो, और अभी लोग वहां पर मौजूद हैं, कोई अधिकारी वहां पर हो तो किस तरह की कार्रवाई अभी की जा रही है, उसके बारे में उनसे अपडेट लीजिए ओम प्रकाश। जी देखिए, अभी यहाँ मौके पर पुलिस जो कर्णी विहार थाना पुलिस मौजूद है और स्थानीय लोग भी, कॉलोनी के लोग मौजूद हैं और वहाँ पर पुलिस लोगों को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए समझाइश कर रही है। और जो घटना में दूसरे आरोपी थे उनकी भी पहचान करके उनकी तलाश कर रही है। जी फिलहाल, और अभी इस समय यहाँ पर मौके पर कोई अधिकारी मौजूद है? यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनसे बात करना चाहूँगा कि क्या घटना हुई थी। उनसे बातचीत हो सकती है? हाँ बोलिए सर, क्या जानना चाह रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मैं जो पड़ोसी है उनसे बात करवाना चाहता हूँ, जो मंदिर परिसर में घटना के समय में था, जो यहाँ मौके पर मौजूद थे। क्या नाम है आपका? उमेश उपाध्याय। क्या मामला था? मामला कुछ नहीं है। यहाँ आरएसएस का हर साल से हम कार्यक्रम करते हैं, खीर प्रसादी बांटते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते, भजन कीर्तन कर रहे थे। हनुमान चालीसा के बाद भजन कीर्तन रामधुनी चल रही थी। आया इसने, ये क्यों कर रहे हो? आते खीर में लात मारी, खीर फैला दी। इसको रोकना चाहा, रोक रहे तो इसने चाकू से बाहर कर दिया, 10 जनों घायल कर दिया इसने। और आधे अपराधी हमेशा करता है, कुछ भी नहीं। एक बार कैंप लगा, उसके टेंट पेंट भगा दिए। 8 बजे बाद झालर घंटी भजन नहीं देता, न भजन होने देता है ये, और कब्जा कर रखा है इसमें। पहले भी कभी उसने यहाँ पहले एक बार नहीं, कई बार हो चुका है। एक तो पहले कब्जा ही कर रखा है। एक बार मैं जन आधार के लिए कैंप लगा था, कलेक्टर लगा और मैडम सील दवाई देने के, उससे कैंप लगा था। उसके तंबू टेंट वेंट सब तोड़ ताड़ दिए इसने, विरोध किया, पुलिस ने पाबंद करवाया हम लोगों ने इसको। कभी पुलिस में भी शिकायत की? हाँ, शिकायत हुई, पुलिस में शिकायत हुई, तो रिपोर्ट देनी, शिकायत करी थी, पुलिस आई भी थी। इसको समझा के यहाँ से ऐसी बात नहीं करना।
मैडम ये शील दवाई जी हमारे यहाँ की मेयर जी, क्या नाम है आपका? शीलदा भाई। क्या मामला है? देखिए, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, वारदात स्थल को देख लीजिए। इसको ये यहाँ पर कल प्रसादी का प्रोग्राम हो रहा था, बिल्कुल निर्दोष लोग बहुत प्रेम से भक्ति भाव से पूजा अर्चना कर रहे थे। इतने में अचानक 15-20 लोग आए, चक्कू लेके ताबड़तोड़ अटैक किया, उन पर सबको घायल कर दिया। और उसके बाद में आप जो उन्होंने ये यहाँ पर कोई भी प्रोग्राम होता है, जनहित में जो प्रोग्राम होता है, उसको ये टेंट लगवाया था मैं नगर निगम से, तो ये आके तोड़ गया। ये घर है उसका और ये उसने अवैध कब्जा कर रखा है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ उनकी हालत बहुत नाजुक है, सारी की सारी। पुलिस भी आई है। अभी शाम को व्यापार मंडल सारा इसको धरना प्रदर्शन होगा और महाआरती होगी, जिसमें लोग अपनी जो मांगे हैं उनको रखेंगे। मांग तो क्या, सबसे बड़ी यही है कि ऐसे अपराधियों को तुरंत रूप से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। मैडम, स्थानीय लोगों का देखा इन्होंने, ये भी महापौर रही, जिम्मेदारी इन्होंने किया। संभाली है। अतिक्रमण यहाँ पर मौजूद है, मौके पर अतिक्रमण भी मौजूद है। कब तक हटेगा वो? अभी मैं होती तो कब से उड़ा दी होती, मैं होती तो मेरे यहाँ तो कोई गुंजाइश ही नहीं है अतिक्रमण का। तो अब ये है, आज शाम का प्रोग्राम है कि जो भी होगा, जिस तरह से भी जो भी रणनीति बनाई जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग काम होगा। हमारे साथ थे जो पूर्व मेयर है शीलदा भाई, तो उन्होंने भी कहा कि जो पहले भी ये नसीम थे चौधरी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुका है और उसने मंदिर परिसर के बारे में कैमरामैन दिनेश को कहूँगा कि वो जो अतिक्रमण कर रखा है, ये एक कमरा बना रखा है और पास में, तो उसकी भी कई बार लोगों ने शिकायतें की थी, लेकिन अभी तक इस मामले में कार्रवाई नहीं की गई। ठीक है, इस अतिक्रमण पर जो स्थानीय लोग हैं उनका क्या कहना है कि पहले शिकायतें करी थी, क्या कारण रहा कि अभी तक ये अतिक्रमण वैसा का वैसा बना हुआ है, इसे हटाया नहीं गया? अधिकारी क्या जवाब देते हैं इस पूरे मामले पर? जी, अभी इस मामले में अधिकारियों से बात करेंगे। शिकायत की जेडीओ नगर निगम में, तो उनसे बात करने के बाद में ही पता चलेगा कि अभी तक उन्होंने क्या कार्रवाई की है। लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि वह कई बार शिकायतें कर चुके हैं और अभी तक एक्शन नहीं लिया गया है। जी चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद ओम इस तमाम जानकारी के लिए। और बेहद दुखद और निंदनीय ये घटना रही बीती रात को जयपुर में आरएसएस के कार्यक्रम में चाकू से हमले का मामला, जहां पर 10 लगभग 10 लोग घायल हुए हैं, जिनका एसएमएस अस्पताल में इलाज जारी है। विधानसभा सत्र के दौरान राठौड़ की कमी को कोई नेता पूरी नहीं कर पाया। हालांकि वो सक्रिय रहे, हर जगह सक्रिय दिखाई दिए। हरियाणा प्रभारी सतीश पूनिया को खिवसर से उतारने को लेकर भी मंथन किया जा रहा है। हनुमान बेनीवाल के गढ़ खिवसर में लगातार भाजपा हार रही है, तो इस गढ़ को वापस हासिल करने की कोशिश भाजपा की रहेगी। बेनीवाल का तिलिस्म तोड़ने के लिए हैवीवेट नेता सतीश पूनिया के नाम पर विचार लगातार जारी है। देवली उनियारा से अलका गुर्जर के नाम पर मंथन हुआ। भाजपा संगठन में अलका गुर्जर अभी राष्ट्रीय सचिव है। देवली उनियारा से महिलाओं की मजबूत आवाज को उतारा जा सकता है। विधानसभा में लाने को लेकर मंथन इस समय जारी है। 84 या सलूम्बर से पूर्व मंत्री महेंद्रजीत मालवीय के नाम पर भी मंथन हुआ है। वागड़ में बीजेपी के बढ़ते प्रभाव को रोकने को लेकर मालवीय के नाम पर चर्चा लगातार जारी है। वागड़ में बीजेपी के बढ़ते प्रभाव को रोकना भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। इन सभी सीटों पर पूर्व प्रत्याशियों को मनाना भाजपा के लिए ये भी एक बड़ी चुनौती है। स्थानीय दावेदारों की नाराजगी को कैसे मैनेज किया जाएगा, इस समय उस पर भी बातचीत चल रही है, मंथन जारी है। मैनेज करना एक बड़ी चुनौती भाजपा के लिए यहाँ पर बनी हुई है। हालांकि भाजपा अनुशासित पार्टी मानी जाती है। प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल अनुशासन को लेकर सख्त हैं। प्रभारी बनने के बाद सभी सीटों पर दौरे कर चुके हैं और अनुशासन से रहने का संदेश साफ तौर पर दे चुके हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गई है हमारी संवाददाता नेहा जोशी। नेहा, तमाम सीटों पर इस समय लगातार जो है मंथन जारी है, लेकिन खासतौर पर कुछ अहम सीटें जिन पर दौसा की अगर बात करें तो अरुण चतुर्वेदी को उतारने की बात हो रही है, वहीं खिवसर की बात करें तो वहां से सतीश पूनिया को उतारने की बात हो रही है। ऐसे में क्या कुछ रणनीति अभी तक भाजपा की निकलकर सामने आई है और किस तरह से चीज़ों को आंतरिक रूप से भी मैनेज किया जा रहा है?
बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सौरभ, हम बात करें कि उपचुनाव में खास तैयारियां हैं दोनों ही पार्टियों ने कर ली हैं। अब भाजपा के पास एक सुनहरा मौका है कि अपनी सीट बढ़ा सके, लेकिन सीट बढ़ाने के साथ ही कुछ ऐसे नेताओं को फ्लोर मैनेजमेंट के लिए लाया जाए जो विधानसभा में अपना मजबूती से पक्ष रख सके। क्योंकि हाल ही में जैसे जनता में भी एक निराशाजनक एक सुस्ती सी आई हुई है कि आखिरकार मंत्रियों को जवाब देने वाले, बराबर टक्कर देने वाले नेता हैं नहीं। आपने पहले भी बयान में सुना होगा कि गोविंद सिंह डोटासरा ने भी कहा था कि राजेंद्र राठौड़ की कमी पूरी करने वाला कोई नहीं है विधानसभा में। तो ऐसे सीनियर नेताओं को अगर चुनाव के जरिए लाया जाए विधानसभा में फ्लोर मैनेजमेंट के लिए, तो ये एक बड़ी बात है। तो इसी के मैनेजमेंट में भाजपा जुटी हुई है। अब बात करें दौसा की, तो दौसा एक जनरल सीट भी है और ये एक हटकर के बात भी हो जाएगी कि अरुण चतुर्वेदी को वहां से उतारा जाए। तो ये चर्चा में है नाम दौसा से, कि दौसा से वहां से उतारा जाए। जनरल सीट का भी है, वो एक काम भी पूरा हो जाएगा कि जनरल सीट से एक जनरल प्रत्याशी को वहां से सीट से उतारा गया है। झुंझुनू से अगर हम बात करें तो नेता प्रतिपक्ष जो रहे हैं पूर्व में, राजेंद्र राठौड़ के नाम पर भी मंथन हुआ है। जैसे कि रविवार में ही एक और कमेटी की जो बैठक हुई है उसमें इन नेताओं के नाम पर चर्चा हुई है कि किस तरह सीनियर नेताओं को लाया जाए। राजेंद्र राठौड़ की वहां से चर्चा हो रही है कि राजेंद्र राठौड़ को किसी भी तरह से वापस से लाया जाए, क्योंकि इनको अच्छा अनुभव भी है, जाने माने नेता रहे हैं, इतने सीनियर नेता हैं। तो ऐसे सीनियर नेताओं की एक जरूरत से बन जाती है विधानसभा में कि मजबूती से वे जवाब दे पाएंगे। सत्ता में रहते विपक्ष तो सवाल उठाएगा ही, लेकिन सत्ता में जवाब देना बेहद जरूरी हो जाता है और जवाब देने के लिए ही ऐसे नेताओं की जरूरत है। इसीलिए सीनियर नेताओं को लाने की कोशिश की जा रही है। तो झुंझुनू से पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के नाम पर मंथन किया जा रहा है। हालांकि आने वाले समय में ही पता चलेगा कि क्या कुछ रहता है, इनकी सारणी क्या रहती है, टिकट किसको वितरण किया जाता है। अब बात करें खिंवसर से, क्योंकि सतीश पूनिया का जो कद है वो बढ़ गया है। हरियाणा में चुनाव जीती है, जहाँ के सारे एग्जिट पोल्स फेल हो गए थे हरियाणा में कि कांग्रेस की सरकार बन रही, एक माहौल बन गया था किसान आंदोलन के बाद में भी सौरभ। लेकिन उसके बाद में अब सतीश पूनिया का कद भी बढ़ गया है। अब सतीश पूनिया एक समय में पूर्व प्रदेशाध्यक्ष भी रहे हैं, कद भी बढ़ा है उनका। अब खिंवसर से उनको उतारने की तैयारी है और खिंवसर एक जाटगढ़ की सीट है और वहां पर जो एक अहम अहंकार जो है हनुमान बेनीवाल का कि ये तो सीट मेरी ही गढ़ है, तो उस अहंकार को अगर सतीश पूनिया तोड़ सके तो एक बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी चुनौती होगी हनुमान बेनीवाल के सामने। तो वहां से सतीश पूनिया को उतारने की अभी मंथन चल रहा है, वहां पर गए भी है, दौरे पर भी जाएंगे, क्योंकि वैसे तो वो भाजपा के जो हरियाणा के भी प्रभारी बनाए गए थे, भाजपा के नेता होने के नाते भी वे जाएंगे। जाट नेता है, वहां पर जाट बाहुल्य सीट है, वैसे भी वो जाएंगे, लेकिन वहां से अगर इनको टिकट मिलता है तो एक बड़ी चुनौती है, वो हो जाएगी देवली उनियारा से अगर हम। लेकिन नेहा, इसी बीच अगर हम लोग खिंवसर की बात कर रहे हैं, दौसा की बात कर रहे हैं, एक सबसे बड़ा चैलेंज जो वागड़ में देखने को मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि वहां पर बाप पार्टी का जो जिसे कहा जाए प्रतिनिधित्व वहां पर बेहद मजबूत है और पूरा गढ़ उन्होंने बना रखा है। ऐसे में उस तिलिस्म को कैसे तोड़ा जाएगा, उसको लेकर क्या कुछ रणनीति सामने आई अभी बीजेपी की? बिल्कुल, देखिए अगर महेंद्रजीत सिंह मालविया कुछ समय पहले की अगर हम देखें विधानसभा चुनाव से पहले कि वे कांग्रेस के जाने माने नेता माने जाते थे कि आदिवासी बाहुल्य सीट में अगर सबसे बड़े आदिवासी नेता का अगर राजस्थान में नाम था तो महेंद्रजीत सिंह मालविया, और उनका भाजपा ज्वाइन करना एक बड़ी बात बन गई थी। लेकिन पिछले चुनाव में वो कुछ खास नहीं दिखा पाए परफॉर्मेंस और कुछ खास नहीं कर पाए नेहा। ऐसे में दोबारा से अगर वो वापस से उसी क्षेत्र में जाकर चुनाव लड़ते हैं तो क्या वाकई में स्थितियां बदल चुकी है? अब स्थितियां अभी बदली हुई हैं, क्योंकि अभी 10 महीने का कार्यकाल जो पूरा हो चुका है भाजपा का, और अगर अंदरूनी उन्होंने अच्छी तैयारियां की हैं, हालांकि इन दिनों में सलुम्बर का भी उनका दौरा हो रहा है बार बार, तो इन दोनों सीटों पर ही उनकी चर्चा है। 84 से भी वे आ सकते हैं सामने और हो सकता है कि सलुम्बर से भी उनको टिकट दिया जा सकता है थोड़ा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद नेहा इस तमाम जानकारी के लिए। और अभी तो देखने वाली बात होगी, उपचुनाव आने वाले हैं और मतदान होने वाला है, उससे पहले टिकट वितरण की कवायद में तमाम पार्टियां लगी हुई है। किसको कहां से टिकट मिलेगा और कौन जनता का सिरमौर चुना जाएगा, ये अभी पिक्चर देखनी बाकी है। डीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा का जोधपुर दौरा रहा। आपको बता दें कि जहां मंत्री झावर सिंह खर्रा सर्किट हाउस में उन्होंने पहुंचे और जनसुनवाई की। झावर सिंह की जनसुनवाई में गांव के दूर दराज से फरियादी पहुंचे। नगर निगम और जेडीए के अधिकारी भी जनसुनवाई में मौजूद रहे। दोपहर 12:30 पर दोपहर
से दोपहर 1:30 तक फिर से जावर सिंह खिलरार आम जनता से मुलाकात करेंगे। आमजन व जनप्रतिनिधियों से मुलाकात होगी। दोपहर 2:30 पर जोधपुर से रवाना होंगे। जैतारण, ब्यावर, किशनगढ़ होते हुए जयपुर पहुंचेंगे। तो करते हैं अगली खबर का। आखिरकार आदमखोर पैंथर का अंत हुआ। 10 लोगों को मारने वाले लेपर्ड को गोली मारी गई। मदार गांव में आदमखोर पैंथर को गोली मार दी गई है। आपको बता दें कि वन विभाग और पुलिस की टीम ने मिलकर शूटआउट किया। 2 दिन पहले इसी इलाके में पैंथर ने 2 महिलाओं पर हमला किया था। एक महिला की इलाज के दौरान मौत हुई थी। हालांकि स्पष्ट नहीं कि मरने वाला पैंथर ही आदमखोर है। डीएफओ अजय चित्तौड़ा ने कहा कि अभी आदमखोर होने की पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल ग्रामीणों को इससे थोड़ी राहत जरूर मिली है। और अब खबर परिवहन विभाग से है, जहां आरटीओ प्रथम में अब स्पेशल एनफोर्समेंट टीम। आपको बता दें कि पुलिस की डीएसटी की तर्ज पर काम करेगी नई सेट टीम। और आरटीओ प्रथम राजेंद्र सिंह शेखावत ने सेट टीम का गठन किया है। टीम की परिवहन विभाग में वित्तीय और प्रशासनिक गड़बड़ियों पर निगरानी रहेगी। सेट जयपुर दूदू और चाकसू विभागीय गतिविधियों पर नजर रखेगी। सेट टीम को विभाग में मिलेंगे स्पेशल प्रमोशन के अवसर। साथ ही परिवहन निरीक्षक भारत आगामी विधानसभा उपचुनाव में स्वीप गतिविधियों को लेकर जिला परिषद सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार आर्य ने सभी विभागों के नोडल अधिकारियों को झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्देशित किया। बैठक में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने को लेकर जागरूकता कार्यक्रम शुरू करने पर जोर दिया गया है। वहीं बैठक में 21 विभागों के विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। टोंक जिले की इसरदा बांध डूब क्षेत्र में किसानों का मुआवजा को लेकर दिया जा रहा धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। आपको बता दें कि समझाइश को लेकर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन किसानों की लिखित में आश्वासन दिए जाने की मांग पर प्रशासनिक अधिकारियों व किसानों में सहमति नहीं बन पाई है। डीग जिले से खबर है, जहां ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत सीकरी पुलिस को बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। सीकरी थाना पुलिस ने 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। मौके से 5 मोबाइल फोन व 2 फर्जी सिम कार्ड व 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। सोशल मीडिया पर नटराज कंपनी में जॉब दिलाने के नाम पर ठगी करते थे। विज्ञापन डालकर भोले भाले लोगों को ठग फंसाते थे अपने जाल में। आपको बता दें कि सीकरी क्षेत्र के गाँव गोलकी के जंगलों के रास्ते पर साइबर ठगी ये लोग कर रहे थे।